वर्ष 2020 के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक को डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम 51 से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे 100 तक। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चुनिंदा प्रश्न हैं, टॉप मोस्ट प्रश्न हैं और ये संकलन आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। और क्वेश्चन नंबर 50 से ही शुरू कर लेते हैं। 50वां सवाल ये पूछा गया था कि नवंबर 2019 में संपन्न डेविस कप का खिताब किसने जीता है। देखो, बहुत सारे लोग डेविस कप के बारे में नहीं जानते हैं। डेविस कप जो होता है ये टेनिस का एक कप होता है, टेनिस का, और ये खिताब 2019 में जीता है। इसने स्पेन ने जीता है और स्पेन ने हराया था कनाडा को। तो ये याद रखना आप कि नवंबर 2019 का जो डेविस कप है उसका विजेता स्पेन है, उप विजेता है कनाडा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 को लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत से वापस लेकर किस देश को प्रदान कर दिया है। देखिए, यहाँ पर जो मैटर था वो कुछ पॉलिटिकल टाइप हो गया था, जिसकी वजह से भारत से ये अधिकार ले लिए गए और अंततः जो है सर्बिया को दे दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ये आप याद रखना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की योजना बनाई है। यानी कि ये मंदिर जो होगा वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। और ये जो मंदिर है वो कौन सा है, तो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? और सही जवाब इसका बनेगा नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ये पूरी तरह से सोलराइजेशन हो जाएगा इसका, यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले मंदिर बन जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष तक के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अगले 1 वर्ष तक कोई भी डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें कोई भी वाहन नहीं खरीदा जाएगा। और ये राज्य सरकार है हरियाणा की, ऑप्शन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, और ये कौन है? ये है नरेंद्र बत्रा, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। क्रम से आगे बढ़ते हैं। और एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पुहोनु ज्वालामुखी। पुहोनु, तो ये जो ज्वालामुखी है इसे दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो देखो, ये हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? हवाई द्वीप होता है USA में। और बात चल रही है हवाई द्वीप की, तो यहाँ पर एक और भी ज्वालामुखी है जो कि बहुत अधिक चर्चित है और इसका नाम है किलाएवा। किलाएवा 2019 में फटा भी था और बहुत ऊंचाई तक गए थे इसके जो लावा थे। तो 2 ज्वालामुखी हैं हवाई द्वीप में, एक किलाएवा है और दूसरा कौन सा है? पुहोनु। पुहोनु, ठीक है, दोनों याद रखना आप। और पुहोनु जो है दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को? और इसका सही जवाब है मेजर सुमन गावनी। गवानी नहीं है, इनका नाम है मेजर सुमन गावनी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये हैं मेजर सुमन गावनी। और आपको बता दें कि भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गावनी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सुमन गावनी जो है ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में इनकी तैनाती थी, दक्षिण सूडान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को लेते हैं। किस राज्य ने प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब? सही जवाब इसका बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। एक योजना और भी थी वहां पर, चरण पादुका योजना। लॉकडाउन के दौरान ऐसे जो प्रवासी थे जो कि मतलब अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, तो उनको रोक कर उनको चप्पल दी जा रही थी, जिसको कहा गया था चरण पादुका योजना। ये भी याद रखना। और FIR आपके द्वार, ये योजना भी मध्य प्रदेश की ही है। तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश की। और उसके बाद क्रम से आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं कौन? मई 2020 में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं कार्मेन रेनहार्ट। ऑप्शन ए, कार्मेन रेनहार्ट को
मई 2020 में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मई 2020 में किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन बना है? तो देखिए ये बने हैं भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री और विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो कौन सा है? चांदनी चौक, नई दिल्ली। और इनको क्या नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए। आपको बता देते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 7 अप्रैल को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1958 को स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में हेड्स हैं टेड्रोस एडानम, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और जॉन एलिसन। और बेसिकली जो है टेड्रोस एडानम को ही जाना जाता है, तो ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये इस बार का जो आधिकारिक फिल्म है, ये मतलब आधिकारिक तस्वीर समझिए इसको आप। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसी वजह से प्रतिवर्ष 1950 से 2 साल बाद से 1950 से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब यहाँ पर और भी याद रखना कि 2020 की थीम क्या रही। देखो वर्तमान में हम लोग एक भयानक महामारी से जूझ रहे हैं, तो और उसमें नर्स और जो डॉक्टर्स हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। WHO हर साल स्वास्थ्य दिवस पर एक थीम निर्धारित करता है। पिछले साल की थीम क्या थी? एवरीवन एवरीवेयर, एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, और एक और भी बात याद रखना कि कला नारायण स्वामी को जो है सिंगापुर का राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। और इन्होंने जब पिछली बार सार्स फैला था तो उस दौरान जो इनको अनुभव मिला था उसके आधार पर इन्होंने सिंगापुर में जो कोविड के मरीज थे उनकी काफ़ी हेल्प इन्होंने की थी। तो इसके लिए कोविड के मरीजों की सहायता करने के लिए कला नारायण स्वामी की, जो कि एक भारतीय नर्स हैं, इनको सिंगापुर का राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आ गया तो सोचा कि आपको बता दें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और हालांकि जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। आप जान रहे हैं कि अब वहां पर आप भी जाकर वहां के नागरिक हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। तो इसमें जो सेक्शन 3A है उसको ऐड किया गया है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस थबाने, देखो इसको थबाने भी पढ़ो, थॉमस थावने पढ़ लो, थॉमस थवाने पढ़ लो, जो भी पढ़ लो। तो थॉमस थवाने ने 19 मई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि यूपीपीएससी में इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एराइज हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। थॉमस थवाने को लेसोथो एक देश है, लेसोथो, तो लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये हैं थॉमस थवाने। और अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने को कई महीनों के दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके ऊपर उनकी पूर्व पत्नी की हत्या का मतलब आरोप था। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें जो है क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले क्वेश्चन को। मई 2020 में कोविड-19 को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का आधिकारिक देश कौन सा बना? देखो बात यहाँ पर यह है कि आधिकारिक घोषणा करने वाला देश कौन सा बना। ठीक है, आधिकारिक घोषणा करने वाला देश कौन सा बना? तो ये है स्लोवेनिया, ऑप्शन बी। याद रखना कि स्लोवेनिया दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि अब उसके यहाँ जो कोविड-19 का प्रकोप है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और स्लोवेनिया के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है स्लोवेनिया गणराज्य। यह मध्य यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत से लगा हुआ है और भूमध्य रेखा जो है उसकी सीमा से लगा देश है। स्लोवेनिया की सीमा जो है वो पश्चिम में इटली को छूती है, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर को, दक्षिण और पूर्व में क्रोएशिया को, उत्तर पूर्व में हंगरी और उत्तर में ऑस्ट्रिया को छूती है। और इसकी राजधानी क्या है? ल्यूब्लाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं।
13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशनल इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि ये जो रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक है 80, ठीक है, 80। और स्वीडन जो है लगातार तीसरे वर्ष इस रैंक में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आ रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर आ रहा है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। और इस प्रकार से पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है स्वीडन। और इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया DG महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वी विद्यावती, जिनको जो है ASI का नया DG नियुक्त किया गया है, वी विद्यावती। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ लिए जाए एग्जाम में। तो एक सवाल ये बनता है कि ASI के संस्थापक कौन है? तो जवाब इसका बनेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, और ASI की स्थापना हुई थी 1861 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1861 में, यानी कि आजादी से बहुत समय पहले और लगभग 75 साल पहले। और इसका जो मुख्यालय वर्तमान में है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ASI के बारे में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसकी जो DG है वो कौन है? वी विद्यावती, वी विद्यावती। अब देखो ये जो दो पेंटिंग्स हैं, एक तो भित्ति पेंटिंग है यानी कि दीवार पे वॉल पेंटिंग की जाती है सोहराई खोबर नाम से, और एक रुमाल है तेलिया रुमाल। तो सोहराई खोबर और तेलिया रुमाल को भी GI टैग दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो किस राज्य से अपना संबंध रखते हैं। तो झारखंड की जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो शुभ अवसरों पर बनाती हैं एक पेंटिंग जिसको कहते हैं सोहराई खोबर, और तेलिया रुमाल ये रुमाल होती है, कपड़ा होता है, इस पर पेंटिंग बनाई जाती है। और तेलिया से याद रखना, त से तेलिया, त से तेलंगाना, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रखना इसको। तो झारखंड और तेलंगाना के ये मतलब प्रोडक्ट हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सोहराई खोबर पेंटिंग होती है वो इस प्रकार से बनती है, और तेलिया रुमाल जो होता है उस पर डिजाइनिंग इस प्रकार से की जाती है। और CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष, तो देखो ये बन गए हैं मनोज आहूजा, और इन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। तो मनोज आहूजा जो है ये CBSE के नए जो है बन गए हैं अध्यक्ष, ये भी याद रखना। और इन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक, देखो ये मतलब ये कहा जाएगा काफी जुझारू महिला है। 1970 है इनकी डेट ऑफ बर्थ, और इन्होंने सक्रिय खेलों से अब जाके संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि दीपा मलिक को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी पिछले साल यानी कि 2019 में ही इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और 68 का सही जवाब बनेगा 2019 में ही इन्होंने, मतलब अभी हाल ही में इन्होंने किया है घोषणा कि अब ये आगे कोई भी गेम नहीं खेलेंगी इंटरनेशनल लेवल पर। भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने फेड अप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, तो ये जीता है सानिया मिर्जा ने। ऑप्शन ए याद रखना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लेपू लेक धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? देखो कहीं कहीं पर ये 85 दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। सही है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, 80 किलोमीटर। तो लेपू लेक धारचूला मार्ग जो सड़क बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर, ठीक है, और ये लेपू लेक है। ये सड़क जो है यहाँ पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? ये है धारचूला यहाँ पर है और लेपू लेक यहाँ पर है। तो ये सड़क बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर इधर क्या है? ये उत्तराखंड है, ठीक है। और आप ये मैप देख ही रहे हो, इधर जो नेपाल आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और मानसरोवर जो है ये यहाँ पर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान, मतलब अकुशल मतलब चाहे आपको ट्रेनिंग मिली हो चाहे ना मिली हो, आपको 120 दिन की मतलब 120 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। तो ये जो टारगेट है इसके लिए एक योजना चलाई गई है, नाम इसका रखा गया है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। तो ये योजना किस प्रदेश ने चलाई है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सही जवाब इसका ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक
तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित किया है। यानी कि अब अगर कोई किसी बात को लेकर प्रदर्शन करता है और सरकारी संपत्ति का या किसी की निजी संपत्ति का अगर वो उसको क्षति पहुंचाता है, जैसे कि लोग पहले बस जला देते थे और इमारतों को नुकसान पहुंचाते थे, तो अब उनसे मतलब जो क्षतिपूर्ति है वो करवाई जाएगी। तो यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की किस धारा के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बनाई गई है धारा 26 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित किया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन बनाई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत रहेंगी दिया मिर्जा, और ये 2022 तक बनी रहेंगी। ठीक है, और बात करें अगर हम UNEP के बारे में, तो यह जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 मई 2020 को LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टायरीन नामक गैस का रिसाव होने से 10 से ज्यादा लोग मर गए थे और कई बीमार हुए। तो ये रिसाव किस जगह पर हुआ था, ये आपको बताना है। देखो, ऐसा ही कुछ मतलब 1984 में हुआ था भोपाल में, जिसको भोपाल गैस त्रासदी भी आप लोग कहते हो। तो वहां पर जो गैस रिसी थी उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और अब 2020 में जो रिसाव हुआ है उसमें स्टायरीन नामक गैस रिसी है। हालांकि अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 1984 का जो हादसा था भोपाल गैस त्रासदी वाला, ये तो भाई माइलस्टोन है। ऐसा हादसा भगवान न करे दोबारा कभी इसकी पुनरावृत्ति हो। उसकी तुलना में ये बहुत छोटा सा हादसा था जो कि विशाखापत्तनम में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस संगठन ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु मई के महीने में यह कार्यक्रम चला गया था। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं लगातार तो आपको ये याद भी होगा। और ये कार्यक्रम चला गया था इंडियन नेवी के द्वारा, दैट इज भारतीय नौसेना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और इसका पूरा नाम क्या है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। आपको बताना है कि ये जो योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह किस प्रदेश की योजना है। आपको बता दें कि किस राज्य में जल संरक्षण की विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने के लिए योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाई गई है। यह किस राज्य की योजना है? तो ये सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड की। और झारखंड के जो कौन है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। और योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? मंगल ग्रह के लिए जो हेलीकॉप्टर भेजा है नासा ने, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। ठीक है, नाम है उसका क्या है? इंजेन्यूटी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एमडी मत समझना इसको इंजेन्यूटी ही रहने देना। ठीक है, इंजेन्यूटी। तो इंजेन्यूटी। और एक बात और भी है कि ये जो नाम रखा गया है इंजेन्यूटी, ये एक भारतीय मूल की 17 साल की छात्रा है, वहां की नाम है उनका वेनिजा रूपानी। तो इन्हीं के सजेशन पर रखा गया है। नॉर्थ पोर्ट अलबामा की जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है ये रूपानी। और उन्होंने कहा कि नासा के नेम ऑफ द रोवर प्रतियोगिता में भाग लेकर इस विषय पर उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने ये नाम सुझाया था और उसके बाद यही नाम रखा गया। ठीक है, तो इंजेन्यूटी जो नाम है ये वेनिजा रूपानी ने सुझाया था। ये मात्र अभी 17 वर्ष की हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? तो देखो ये अलग है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई है? देखो वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम होता है वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दी जाने की घोषणा की गई है अप्रैल 2020 में? तो सही जवाब है इसका जिनेद बिडोया लिमा को।
जिनेद बेडोया लिमा। बस इतना याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मई 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? बहुत बड़ा सम्मान है ये। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य माना है। किसे माना है? प्रोफेसर रोशन चटर्जी को। तो ये जवाब गलत है। सही जवाब है प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, ठीक है। तो जरूर याद रखना है आप, 1 मई 2020 को प्राध्यापक शोभना नरसिम्हन को अमेरिकी कला और विज्ञान अकादमी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। वह सैद्धांतिक विज्ञान इकाई यानी कि TSU जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी कि JNCASR के कंप्यूटेशनल नैनो साइंस समूह के प्रमुख हैं। और यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास मतलब एक स्वायत्त संस्थान है, उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, शोभना नरसिम्हन, ये सही जवाब है। 1 मई 2020 को इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है? देखो, दो बातें होती हैं, एक होते हैं सतर्कता आयुक्त, एक होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, दोनों अलग अलग पद हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं? शरद कुमार, राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल और केवी चौधरी। तो इसमें सही जवाब क्या है? सुरेश एन पटेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी यानी कि सुरेश एन पटेल वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 29 अप्रैल 2020 को भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको आप कहते हैं CVC, तो CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अब मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है ये भी जान लो। तो संजय कोठारी, जो कि राष्ट्रपति के सचिव थे, राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि नए मुख्य CVC के रूप में चुना गया है। तो दोनों नाम आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? केंद्र सरकार द्वारा कौन यूनाइटेड नेशन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? अजय भल्ला, लव अग्रवाल, विकास स्वरूप और TS तिरुमूर्ति में सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, TS तिरुमूर्ति, ठीक है, याद रखना इसको। और सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं वो अपनी सेनाओं पर जो खर्चा करते हैं उसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहले 5 स्थान पर जो देश हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, और ये भी आपको बता देता हूं कि 27 अप्रैल को सिप्री का फुल फॉर्म क्या बनता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट, इसको कहेंगे ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, प्रकाशित की गई। और इसमें यह कहा गया कि पूरी दुनिया में जो विश्व सैन्य खर्च है वो 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। अब यहां पर देखो जो 5 देश हैं शीर्ष पर, वो है अमेरिका 732 बिलियन डॉलर, चीन 261, भारत 71.1 बिलियन डॉलर, रूस 65.1 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब है 61.9 बिलियन डॉलर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो रूस और सऊदी अरब से भी अधिक सैन्य खर्च कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को कितने राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है? स्वामित्व योजना क्या है? देखो, इसमें ड्रोन के द्वारा जो दूर दराज के गांव हैं उनका जो है पैमाइश की जाएगी, और जो किसान होते हैं अगर बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उनकी मतलब कि स्वामित्व क्या है ये पता लगाया जाएगा, और इससे क्या होगा, उन्हें बैंक से लोन वगैरह लेने में सुविधा रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 6 राज्य हैं, और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो भारत के गांव का डिजिटल मैप तैयार हो जाने के बाद घर मालिकों को राज्य सरकार की तरफ से संपत्ति कार्ड दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और जो उनके लिए बहुत काम का होगा। संपत्ति कार्ड के आधार पर लोग बैंक से आसानी से लोन ले सकेंगे, साथ ही संपत्ति टैक्स के दायरे में भी आएगी। इसी वजह से डिजिटल मैपिंग का काफी विरोध भी किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं। यह दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बन रहा है और इसका सही जवाब है 73rd, ठीक है, याद रखना इसको, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके बारे में आपको मैं ये बता देता हूं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था और विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई थी और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये राज्य बन गया है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखो ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, RWB के द्वारा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया था RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें आपको ये बताना है कि 3 कथनों में से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। आइए देखते हैं। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ये सही है। सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है, ये भी सही है। भारत का स्थान 138 नहीं है, ये गलत है। भारत का स्थान 2020 में हो गया है 142, जबकि अगर बात करें 2019 की तो भारत था 140वें स्थान पर। तो ये 2 वर्ष के जो इंडेक्स हैं इंडिया के सापेक्ष, याद रखना, यानी कि केवल इसमें विकल्प 1 और 2 सही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही रहेगा, ठीक है। अब आपको ये भी बता दें कि प्रथम स्थान पर कौन सा है? नॉर्वे, ये तो आपने देखा। दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 2019 में 140वां और इस वर्ष यानी कि 2020 में भारत की रैंक हो गई है 142। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अच्छा, ये किताब आई है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु। ये किताब किसने लिखी है? सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये किताब लिखी गई है वी कृष्णास्वामी के द्वारा। वी कृष्णास्वामी के द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये इसका जो है कवर पेज है। 250 रुपए की किताब है, आपको मिल जाएगी अमेजन पे, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में एशियाई पैरा खेल 2020 के शुभंकर का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? तो जो एशियाई पैरा खेल होंगे 2022 में, वो कहां पर होंगे? ये चीन के हांगझू में होंगे, ठीक है, हांगझू में। तो इसका जो शुभंकर है उसका नाम रखा गया है फेई फेई। क्या नाम रखा गया है? फेई फेई। ये एक चिड़िया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इसमें कितनों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रख लेना आप। मुकेश अंबानी की कंपनी जो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 20 अप्रैल को फेसबुक ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? नियर अबाउट 10%, दैट इज 9.99%, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 14 अप्रैल 2020 को भारत को एंटीशिप मिसाइल और टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी, जिसकी कुल कीमत होगी $1.55 मिलियन? तो ये देश बन गया है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका भारत को क्या देगा? एंटीशिप मिसाइल और टारपीडो, जिसकी कुल कीमत है $1.55 मिलियन। और हाल ही में टीवीएस मोटर्स ने किस देश की 122 वर्ष पुरानी कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को मतलब अधिग्रहित कर लिया है? नॉर्टन मोटरसाइकिल्स, तो आप देख रहे हैं कि यह 122 साल पुरानी गाड़ी थी, मतलब कंपनी थी, और इसे जो है ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसे अब अधिग्रहण कर लिया गया है टीवीएस मोटर्स के द्वारा। टीवीएस मोटर्स का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। और किस संस्था ने अप्रैल 2020 में जानकारी दी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष एशिया की जो आर्थिक वृद्धि होगी वो 0 रहेगी? आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? 0 रहेगी। और ये बात कही गई है किसके द्वारा? IMF के द्वारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा
कोष के द्वारा यह बात कही गई है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबान देश कौन सा है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबान देश है भारत। और ये जो चैंपियनशिप होगी वो कब होगी? नवंबर दिसंबर में होने वाली है, बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि भारत नवंबर दिसंबर 2020 माह में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। घोषणा भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI द्वारा 13 अप्रैल को की गई थी। एक बात बस याद रखना कि BFI यानी कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह। और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को हाल ही में किस संस्था के प्रमुख के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो RBI के जो एक्स गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उनको जो है IMF के प्रमुख जो हैं उनके बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IMF इसका सही जवाब है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। BSNL ने 13 अप्रैल 2020 को किस बैंक के साथ साझेदारी में एक यूनिफाइड इंटरफेस, जिसको आप UPI कहते हो, उस पर आधारित एक भुगतान प्लेटफॉर्म भारत इंस्टापे लॉन्च किया है? तो भारत इंस्टापे लॉन्च किया गया है BSNL के द्वारा। और इसमें जो बैंक पार्टनर है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत इंस्टापे, ठीक है। और किस राष्ट्रीय उद्यान को 12 अप्रैल 2020 को जानवरों के लिए भारत में पहले क्वारंटीन फैसिलिटी केंद्र के रूप में बना दिया गया था? जैसा कि आप जानते हैं ये चारों तो पहले आप याद रखना, क्योंकि कई बार से सवाल पूछे जाते हैं कि अमुक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो काजीरंगा आप जानते हैं एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है इसमें, जो कि असम में है। सरिस्का अलवर जिले में है राजस्थान में। गिर कहाँ पर है? ये सिरोही जाना जाता है, गुजरात में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो इसी, और यही आपका सही जवाब भी है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? देखो अभी तक तो USA इस सूची में पहले स्थान पर था, लेकिन अब आ गया है चीन पहले स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। WIPO WIPO के द्वारा जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 2019 में सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए जो आवेदन किया है वो चीन ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई के लिए एक 5T प्लान लॉन्च किया था। 5T प्लान, तो आपको ये बताना था कि ये 5T प्लान किस देश से मोटिवेट होकर लिया गया था? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो 5T प्लान था वही लॉन्च किया गया था दिल्ली में। और ये भी आपको बता दें, ये जो 5T है उसका मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ठीक है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। और ये जो देश है दक्षिण कोरिया, उसने सबसे पहले ये 5T को लागू किया था। इसके बाद इसे इंडिया में लागू किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक एक वेंटिलेटर को बहुत सस्ते में लॉन्च किया? तो ये है IIT रुड़की, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। IIT रुड़की ने इसे बनाया है। और ये आप देख सकते हैं प्राणवायु वेंटिलेटर है ये। और IIT रुड़की और एम्स ऋषिकेश की टीम ने यह बेहद सस्ता जो वेंटिलेटर है इसे तैयार किया है और उसको नाम दिया है प्राणवायु। तो ये हो गए लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी से लेकर अब तक के कुल मिला के 100 प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक इसे आप शेयर करेंगे तो हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।